डॉक्टर हसन अब्बास से भी पूछते हैं, सर ये जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये फिनोमेना ये है क्या, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और ये कितनी देर लास्ट करेगा? देखिए, इसका तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कितनी देर लास्ट करेगा, लेकिन एज अर्ली एज फरवरी दिस ईयर मैं आप ही के चैनल के ऊपर तलत साहब के प्रोग्राम में हाजिर हुआ था और उस वक्त ड्राउट चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राउट का हमने क्या करना है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा जी ड्राउट तो ड्राउट है, हमें इस दफ़ा हैवियर मानसून एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके बारे में सोचना है। दिस ड्राउट वुड बी ओवर वेरी सून। तो बात यह कि मैं कोई अपनी मतलब एक ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा था। आई वॉज बेसिंग माई आर्गूमेंट ऑन सम साइंटिफिक फैक्ट्स। वो पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेना होता है ला नीनिया, उसकी वजह से ये हमारी इस दफ़ा मानसून बहुत हैवी हो रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले साल भी हैवी होगा क्योंकि ला नीनिया इज स्टेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन। तो बात ये हमें तो पता था कि बारिशें ज़्यादा होंगी। उसके बाद में आपके मेट ने आई थिंक एज अर्ली एज मई ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि मानसून वुड बी हैवियर। उसके साथ साथ जो है वो मोदी साहब ने अप्रैल में ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया था, जिसकी वजह से हमें पता था कि वो भी पानी छोड़ेंगे और हमें नहीं बताएंगे। हम जो डूबे हैं ये मोदी की आबी जारिया से डूबे हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज से डूबे हैं या अपनी हरकतों से डूबे हैं? हम अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डूबे हैं। लैक ऑफ नॉलेज एक फैक्टर हो गया, और दूसरा अपनी जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं हमारे वो फ्लॉड हैं, दे आर नॉट क्लाइमेट कंपैटिबल। हम उसकी वजह से प्रॉब्लम में हैं, वरना हमें पता क्या करना चाहिए था क्लाइमेट कंपैटिबल होने के लिए? क्या करना चाहिए? देखिए, क्लाइमेट कंपैटिबल होने के लिए तो ये है कि आपके जितने भी ये जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमारा वो एक नोशन था कि हमने दरिया को कंट्रोल करना है, विच वाज ऑफ द 20th सेंचुरी, दुनिया पूरी उससे मूव आउट हो गई है। दुनिया इस वक्त कह रही है रूम फॉर द रिवर। यूरोप में नहीं है रूम फॉर द रिवर। अमेरिका में डैम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि लेट द रिवर्स टेक देयर कोर्स, उनको अपने रास्ते पर चलने दो। और फ्लड कंट्रोल से दुनिया फ्लड अडेप्टेशन पे आ चुकी है कि यार फ्लड जैसे चलता है उसको चलने दो, अपने आप को अडेप्ट करो। तो हमने तो अभी तक इसके बारे में सोचने के बारे में भी नहीं सोचा। तो हम वाटर स्टोरेजेस भी अगर आप अच्छे से मैनेज करना हो ना सिस्टम को तो बुरी नहीं है। वो अब दोनों तरह की कैंपेन मुख्तलिफ वक्तों में दुनिया में चलती रही है, लेकिन आपकी स्टोरेजेस कैपेसिटी भी कुछ होनी चाहिए। जैसे आपका ड्राउट का स्पेल आ गया तो उसमें आप पानी वानी अगर अच्छा आपके स्टोरेज है तो उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मरा नहीं जाना चाहिए, बाकी सिस्टम भी साथ ठीक करना चाहिए। देखिए, स्टोरेज जो है ना उसका भी ये है कि आप पहले सबसे अपने हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को समझें। आप अपने हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को समझने के बगैर इस पे किसी दूसरे रिवर सिस्टम का मॉडल लगा दें, आप इस पे कोलोराडो रिवर का मॉडल लगा दें, नाइल रिवर का मॉडल लगा दें, या आप इस पे टेनेसी वैली का मॉडल लगा दें। ग्राउंड रियलिटीज़ को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने सिस्टम को समझना है। देखिए, इंडस इज़ ए वेरी यूनिक एंड ए वेरी डिफरेंट रिवर सिस्टम। हमने आज तक खुद तो इसकी हाइड्रोलॉजी को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपकी जो है वो किराए के वो कर्जे के प्रोजेक्ट्स हैं और किराए के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आके इधर क्या करना है? उन्होंने जो टेनेसी से आया वो टेनेसी का मॉडल लगा दे, जो कोलोराडो से आया वो कोलोराडो का मॉडल लगा देगा। इंडस इज़ ए वेरी डिफरेंट रिवर सिस्टम और इसकी जो हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी है बाकी दुनिया के रिवर सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। हमने इसके मुताबिक अपना कोई मॉडल आज तक नहीं बनाया। सर हमारा तो आपने मिसाल बहुत अच्छी दी है। 2010-11 के फ्लड्स में ना सिंध में हम गए तो वो ये RBOD और LBOD के प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो मैंने कहा यार इतने बड़े प्रोजेक्ट चले हैं तो वो पानी ड्रेन आउट क्यों नहीं हो, क्योंकि ज़मीनों से पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वर्ल्ड बैंक से एक्सपर्ट आए थे उन्होंने जो नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर ड्रेन्स बनी हुई थी उससे ऊपर उठा के ड्रेन्स बना दिए, अब पानी उनके अंदर जा नहीं रहा है। तो आप जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के साथ ये सारा कुछ आता है, सिर्फ डॉलर्स हम ले लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि सरफेस ड्रेन्स मीन समथिंग। और सबसे बड़ी बात हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स में ना स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस और लोकल नॉलेज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कहते हैं ये जिस वक्त LBOD बन रही थी तो किसी वहाँ पे बूढ़ा आदमी था, उसने आके इनको कहा कि जिस तरह से तुम इधर से काट रहे हो ना नहर, ये समुद्र बीच में आ जाएगा। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी जाओ, तुसी कौन होंगे हो सानू दसन वाले, से इंजीनियर होने तो बाहर दे इंजीनियर हैं। और उसके बाद में 70 किलोमीटर तक समुद्र LBOD से काट के तो बदीन वाले डिस्ट्रिक्ट में अंदर आया। बदीन में जो कुछ हुआ था मैं जाके विटनेस किया हुआ है। आप सही कह रहे हैं, मिसाल आपने बिल्कुल सही दी है। डॉक्टर हसन साहब, जो हमारी प्लान की शक्ल क्या होनी चाहिए? आपने अभी कहा ना वो क्लाइमेट कंपैटिबल आपका पूरा सिस्टम होना चाहिए, तो क्या करें उसके लिए? कोई मोटे मोटे खदोखाल बताएं। अच्छा, इसमें आपके जो एक तो आपका स्ट्रक्चरल प्लान है जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल होना चाहिए, और दूसरा आपका ये जो है रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है जो कि दोबारा क्लाइमेट कंपैटिबल होना चाहिए। मैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान से बात शुरू करता हूँ क्योंकि इस वक्त रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इस
इस वक्त हम कर रहे हैं और हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो लोगों को समझ आएगी। देखिए जो एडवांस वर्ल्ड है ना, उसके बीच में वो फ्लड प्लेन अडेप्टेशन किस तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि ये दरिया को फैलने दो जितना फैलता है। अब जो दरिया के करीब इलाके हैं उनकी आप हैज़र्ड जोनिंग करते हैं कि कौन सा हाईएस्ट हैज़र्ड जोन है, कौन सा मीडियम हैज़र्ड है, कौन सा लो हैज़र्ड है। जब वो जोनिंग हो जाती है तो फिर उसके साथ साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल फ्लड का हैज़र्ड की बात हो रही है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर के ऊपर आपको जो है वो हैज़र्ड की वार्निंग इशू कर दी जाती है कि जी जब इधर इतना पानी आ गया तो ये इलाका जो है इसमें हैज़र्ड आने वाला है। अब उसके बीच में होता ये है कि आप डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस बनाते हैं और वो लाइंस ऑफ डिफेंस स्ट्रक्चरल नहीं होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल होती हैं। पहली लाइन ऑफ डिफेंस है कम्युनिटी एजुकेशन, कि कम्युनिटी को पता है कि जब मुझे वार्निंग का लेवल मिलेगा से फॉर एग्जांपल रेड, तो मैंने क्या करना है। अच्छा, उसको करने के लिए पूरी प्लानिंग होती है। कम्युनिटी एजुकेशन का प्लानिंग इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्लानिंग आपने किस तरह से की है कि आपने वो एरियाज मार्क किए हैं जहाँ पे आपने इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल इवैक्यूएशन आपने मूव करना है, वो एरियाज प्रॉपरली पॉपुलेशन के हिसाब से उनको डेवलप किया जाता है। वहाँ पे मसलन एक स्कूल है, स्कूल के बीच में से 100 रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं। आपने वो 100 रूम्स 100 फैमिलीज को एलोकेट किए हैं विद इन दी कम्युनिटी, और हर फैमिली को पता है कि मैंने जब इधर से उठना है तो मैंने बैरक नंबर 3 के रूम नंबर 4 में जाना है कि 5 में जाना है। फिर उसी स्कूल के बीच में आपका पूरा सिस्टम है कि जी लंगर कहाँ पे लगेगा, राशन कहाँ पे रखेंगे, जानवर कहाँ पे आएंगे, चारा कहाँ पे रखेंगे। प्री डिफाइंड आपकी, प्री डिफाइंड, और ये बड़ी डिटेल्ड वर्किंग की जाती है और हर सीजन से पहले। और ये पूरा फिर ये आपको सिस्टम डिवॉल्व करके अच्छा, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल तक ये लोगों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसमें ये कि जो लो हैजर्ड जोन्स हैं उस पर वो कहते हैं कि अगर फ्लड आ जाएगा तो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल, जरूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने रिलोकेट ही करना है। वो कहते हैं कि आपका फ्लड आएगा, इस लेवल तक आएगा, आप अपने घर के बीच में जो है वो फालतू राशन इतने दिन का स्टोर करके रखें, आप इतनी मेडिसिन साथ रखें, ये करें वो करें। वो कम्युनिटी भी प्रोवाइड करेगी, वो लोगों को भी बताया जाएगा ताकि वो उस वक्त ना हो। फिर ये जितने जोन्स हैं इनके बीच में बिल्डिंग बाई लॉज होते हैं कि अगर आप इधर हैजर्ड जोन में बना रहे हैं तो आप बेसमेंट बना सकते हैं कि नहीं, इधर बना रहे हैं तो आपने नीचे वाली स्टोरी को फ्लड प्रूफ या सबमर्सिबल डिजाइन करना है, और जो उससे बुनियाद कितने फुट गहरी होनी चाहिए, बिल्डिंग कितनी ऊंची होनी चाहिए, वो तो सारे उसके डिफाइंड होने चाहिए बाई लॉज के अंदर। तो ये सारा कुछ जिस वक्त ये तो हो गया रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा हिस्सा। अच्छा, दूसरा हिस्सा है कि अब आपने इसको ओवरऑल कैसे मैनेज करना है। ओवरऑल मैनेजमेंट में यह कि आपने वही जो यूरोप का इनिशिएटिव जिस तरह से कि रूम फॉर द रिवर, पूरी दुनिया इस पर जा रही है। वो कहते हैं कि जी आप सैलाब को फैलने दें, वो जब फैलेगा तो फैलने के बाद वो जब ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड, और वो जो जगह जहाँ पे उसने फैलना है उन जगहों पे आप कंक्रीटिंग ना करें, बल्कि उस जगह पे आप वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आए, लाइक वेटलैंड्स, लाइक फॉरेस्ट, लाइक श्रब एरियाज, लाइक स्वानाज, वो आप उधर री इंट्रोड्यूस करें और डेवलप करें। और उसके बीच में जब पानी फैलेगा तो ना सिर्फ ये कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो लॉट ऑफ रिचार्ज भी वो करेगा। हमने भी रिसेंटली एक स्टडी की है 2 साल पहले सतलुज रिवर और पंजनद रिवर के ऊपर, और उसमें हमने देखा कि इन दरियाओं के नीचे पानी एब्जॉर्ब करने की और पानी स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सतलुज जो हमारा सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड रिवर है, उसके जो फ्लड प्लेन के बीच में अगर आप पानी को स्टोर करें तो 34 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका उसके बीच में स्टोर होता है। सतलुज की जो एग्जिस्टिंग बेड है उसी में 34 मिलियन एकड़ फीट आ सकता है। जी जी, एंड इट इज़ लाइक 5 टाइम्स बिगर देन तरबेला। तो आप अगर 5 तरबेला डैम बनाने के बजाय आप सिर्फ सतलुज की मैनेजमेंट कर दें कि जी इसके बीच में वो चीज़ें आ जाएं, वो 1/10 दी कॉस्ट और 1/10 दी टाइम, मे बी 100 दी टाइम वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। फिर जब फ्लड आएगा तो वो पीक ब्रेक होगी, पानी ज़्यादा नहीं फैलेगा बल्कि एब्जॉर्ब होगा। तो इस पे आप बड़ी एक लॉजिकल बात आपने की है, लेकिन इसके ऊपर बैठ के किसी को मंसूबा बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। जी जी, देखिए इसके ऊपर मंसूबा बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग थी कि हम उस स्टडी को करके इस हाइपोथेसिस को जो है वो इस्टेब्लिश करें। वो करने के बाद फिर हमने देखा कि अब ये जो आपका एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, सूबों के प्लानिंग मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, बल्कि आर्मी चीफ को बुला लें क्योंकि उनका बगैर ये बाकी सूबे काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और उसमें आप जैसे 3-4 एक्सपर्ट बुलाएं, 100 बंदों को ना बुलाएं, मेरे जैसे बंदों को बिल्कुल नहीं बुलाएं, और वो बैठ के 8-10-15 लोग फैसला करके उठें कि हमने पाकिस्तान को 10 साल आगे कैसे बचाना, कैसे, तो फिर फैसला हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। और सर ये जो अब पानी नीचे स्टोर्ड है ना,
आपने वो टेक्नोलॉजी लेके आनी है कि आप इस स्टोर्ड पानी के साथ अपने यूज़र को कनेक्ट कर दें, चाहे वो इरीगेटर है, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़र है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हमने अपनी स्टडी में पूरा उस टेक्नोलॉजी को भी स्टडी किया। आप इसको पब्लिश करें, इसको किसी वेबसाइट पे डालें इसको, ताकि बहुत सारे लोग इसमें पब्लिश हुई है, हमने जमा भी कराई हुई है। पढ़ी है जिनको दी थी आप? SIFC के पास है ये रिपोर्ट। आई होप कि SIFC ने भी पढ़ी हो। आई एम श्योर दे वुड हैव रेड इट। और एहसन साहब को भी भेजिएगा। उनको भी भेज देंगे जी। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।